तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप लोगों को फॉर्मेट उर्मेट पढ़ने के लिए बोला था। देखिए अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसमें कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें 3 अकाउंट होता है और इसका इंट्रोडक्शंस भी मैंने आप लोगों को कल दे दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट सेकंड आता है P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड में आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये 3 अकाउंट हमारा इसमें आता है। अब ये जो 3 अकाउंट है, ये 3 अकाउंट का हम लोग इसके बारे में कुछ कुछ कल बात किए थे कि ये जो दोनों अकाउंट है ये हमको टोटल प्रॉफिट बताता है। अब यहाँ पर देखिए, आज हम लोग इसका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का बात करते हैं। ये ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों अकाउंट जो है ये नॉमिनल अकाउंट है। क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि नॉमिनल अकाउंट का जो डेबिट और क्रेडिट का रूल्स होता है, ये हम सभी को पता है। डेबिट में आता है एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, और क्रेडिट में आता है इनकम या फिर प्रॉफिट। ठीक, अब यहां पर नॉमिनल, ये भी तो नॉमिनल अकाउंट है, तो ये नॉमिनल अकाउंट का भी रूल्स सेम होगा, डेबिट और क्रेडिट। यहां पर भी आपका डेबिट में होगा एक्सपेंसेस, या फिर लॉसेस, और दूसरा होगा इनकम या फिर प्रॉफिट। देखो, हम लोग जो साल भर अकाउंट्स बनाते हैं ना, वो 3 प्रकार का अकाउंट्स बनाते हैं। एक हम लोग नॉमिनल बनाते हैं, दूसरा पर्सनल और रियल अकाउंट। ये 3 टाइप्स का जो है आपका ये बनता है। साल भर में जितने भी हम लोग लेजर्स क्रिएट करते हैं, ये 3 प्रकार का लेजर होता है, नॉमिनल, रियल एंड पर्सनल, और सभी का बैलेंसेस होता है। नॉमिनल अकाउंट्स को हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में उसको पूरा क्लोज कर देते हैं, इसके बाद ये कंटिन्यूएशन नहीं रहता है। लेकिन जो पर्सनल है या फिर आपका रियल अकाउंट है, वो क्या होता है, साल दर साल वो चलता जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ बैलेंसेस बच जाता है जिसको हमको कैरी फॉरवर्ड करना होता है नेक्स्ट ईयर। तो ये जितने भी पर्सनल और रियल अकाउंट है, ठीक है, ये चला जाता है बैलेंस शीट में, पर्सनल और रियल अकाउंट। अब इसमें मैं डेबिट और क्रेडिट आपको इसलिए नहीं लिख रहा हूं, जनरली क्या होता है, ये दोनों साइड ही होता है, डेबिट क्रेडिट साइड होता नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस शीट है और ये एक स्टेटमेंट है। तो इसमें एक साइड में आपका सारा लाइबिलिटीज हो जाता है, ठीक है, इसमें डेबिट क्रेडिट का कोई कहानी नहीं रहता है। यहाँ पर इसमें एक साइड में आपका लाइबिलिटीज होता है, लाइबिलिटीज, और दूसरे साइड में आपका एसेट्स होता है। ठीक है जी। अब ये लाइबिलिटीज और एसेट्स जो है, ये दोनों प्रकार का ही होते हैं, पर्सनल भी होता है और रियल भी होता है। इतना समझ में आया सबको? हाँ, ओके। नाउ सी, नॉमिनल अकाउंट जो होता है, हाँ मैं हाँ। यहाँ पर क्या है बेटा, नॉमिनल अकाउंट है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करके देखते हैं। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसमें है ट्रेडिंग में। नॉमिनल, ये जो पीएल अकाउंट है,
इसका भी डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। ठीक है, तो अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो एक्सपेंसेस और लॉसेस है और यहां पर भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, तो हमको ये समझना जरूरी है कि यहां पर कौन सा एक्सपेंसेस आएगा और यहां पर कौन सा एक्सपेंसेस आएगा, क्योंकि यहां पर एक्सपेंसेस दो पार्ट में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए ध्यान से, ये जो एक्सपेंसेस है ये एक्सपेंसेस रिलेट करेगा प्रोडक्शन या फिर आप इसको मैन्युफैक्चरिंग बोल लो एक्सपेंसेस, या फिर आप इसको फैक्ट्री बोल लो। ठीक है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस या लॉसेस है वो नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में आएगा। अब सवाल ये आता है कि पीएल का डेबिट साइड में क्या आएगा। देखो बेटा, मेन बिजनेस ऑपरेशन जो है वो है बाइंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, है ना, बाइंग या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा क्या है आपका सेल्स। ये है मेन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। अब ये ऑपरेशन जो है ये तो हम कर लेंगे, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए, इसको सस्टेन करने के लिए हमको और भी सारे खर्च की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने यहां पर मैंने प्रोडक्शन लिखा है, तो फैक्ट्री में आपने, या मैन्युफैक्चरिंग लिखा है, फैक्ट्री में आपने प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन इस प्रोडक्शन को जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उस प्रोड्यूस को अगर आप लोगों को इस बारे में, आपका प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताओगे तो क्या उन लोगों को पता चलेगा कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो? नहीं चलेगा। ठीक है, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बना रहे हो। तो लोगों को यह बताने के लिए कि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग होता है कि आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, पम्पलेट के थ्रू, होर्डिंग्स के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, है ना, उसके बाद सेमिनार कंडक्ट कराना, एग्जीबिशन कंडक्ट कराना, ये सब करके आप क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं। तो मार्केटिंग से लोगों को पता चलता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हो और आपका प्रोडक्ट का खासियत क्या है। अलग सेम प्रोडक्ट मार्केट में दूसरे भी होंगे, तीसरे भी होंगे, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, सिमिलर प्रोडक्ट्स, लेकिन आप जब सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचोगे तो लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट में ऐसी कौन सी खास बात है कि आपका प्रोडक्ट उनको लेना है। तो यही चीज काम करता है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग वाला तो मार्केटिंग कर दिया है, वो पूरा एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर दिया है। अब काम आता है कि सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स का जो डिपार्टमेंट है उन लोग क्या करते हैं? अब इन लोग सेकंड में, ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, सेल्स डिपार्टमेंट जा करके जगह जगह पर, जहां जहां शॉप्स है या जो भी डीलर्स इस प्रोडक्ट से डीलिंग करता है उससे जाकर के वो मिलेगा और ऑर्डर लेके आएगा, लेके आके उसको प्लेस करेगा। कहां प्लेस करेगा? कंपनी में, कि भैया यहाँ जगह जो है यहाँ पर आप को इतने सारे ऑर्डर्स हैं और इतने सारे क्वांटिटी आपको भेजना है। अब आता है कंपनी का बात। कंपनी क्या करेगी? सारा ऑर्डर्स रिसीव कर लिया उसने, कंपनी का तो फैक्ट्री एक ही जगह में है और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है पूरे इंडिया में। तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसको, मतलब जगह जगह पर सामान को भेजना है। तो थर्ड पार्ट में क्या आया आपका? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन करेगा वो। ठीक है, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन में भी खर्च आएगा। जगह जगह अगर सामान नहीं पहुंचेगा तो लोग कैसे खरीदेंगे? मान लो लुधियाना में कोई कपड़े का फैक्ट्री है, वहां पर कपड़ा बन रहा है, अब उसने एडवर्टाइजमेंट कर लिया, लेकिन मार्केटिंग वाला एडवर्टाइजमेंट कर लिया, सेल्स वाला क्या किया?
पूरा ऑर्डर को लेकर के उसने दे दिया कंपनी को। लेकिन अब कंपनी का सॉरी, अब कंपनी का काम ये है कि वो सारा कपड़े को जगह जगह भेजेगा। तो उसके लिए या तो वो रेलवे का इस्तेमाल करेगा या बस, जो ट्रांसपोर्ट होता है लैंड ट्रांसपोर्ट, उसको लैंड ट्रांसपोर्ट में दोनों ही आता है, रेलवे या फिर ट्रक्स वगैरह का इस्तेमाल करेगा करके। तो क्या करेगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसमें ट्रक का खर्चा आएगा या फिर रेलवे का खर्चा आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद वो सेल्स डिपार्टमेंट फिर से एक्टिव होगा। वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर से सामान ले लेकर के जगह जगह पहुंचाएगा। अब वो सामान बिकेगा। ठीक है, ये आ गया। देखो इसके बाद वाला फंक्शन आ गया, यहाँ पर सेल्स होता है, यहाँ पर इनकम। तो सेल्स का करेगा उन लोग, फिर सेल्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, पूरा पैसा को कलेक्शन करके वो वापस कंपनी को बेच देगा। ठीक है, इसके बाद आता है फोर्थ में, ये जो इतने सारे हमने खर्च किया, यहाँ पर प्रोडक्शन, यहाँ पर मार्केटिंग, फिर यहाँ पर सेल्स, फिर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जो खर्च हमने किया, इसको लिखना उखने का भी काम होगा। तो वो कौन करता है, सारे खर्च को मेंटेन जो करता है वो करता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन में हर प्रकार का लोग आ जाते हैं, जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उन लोग भी आ जाते हैं, जो बिलिंग वगैरह फाइल करता है वो भी आ जाता है, क्लर्क जिनको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद जो लेटर राइटिंग वीटिंग वगैरह या जो भी ऑफिसर्स मैनेजर्स, ये सब आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। एडमिनिस्ट्रेशन का भी खर्च है। तो ये जो सारा खर्च है, ये आ जाएगा आपका पीएल अकाउंट में। अब ध्यान से सुनेंगे और सुनते रहिए। ये जो प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। डायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेटेड है और यही मेरा मेन काम है बिजनेस का। या फिर बाइंग, ठीक है, मैंने बाइंग नहीं लिखा, BUYING, बाइंग, इससे मेन इसका, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो है, क्योंकि ये बाइंग और यहां पर आ जाता है सेलिंग। ये जो सेलिंग है, ये प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग या फिर ये सेलिंग, ये दोनों चीज को ये सपोर्ट करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ये एक्सपेंसेस का कहानी। अब आते हैं हम लोग इनकम की कहानी में। इनकम जो है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इनकम होता है सेलिंग, जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया आपने, जो क्वांटिटी, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है, उस प्रोडक्ट को बेच करके जो पैसा मिलता है वो आपका डायरेक्ट इनकम है। लेकिन कंपनी का इनडायरेक्ट इनकम भी होता है। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, अब ध्यान से सुनो। मान लो कि मेरे पास कुछ पैसा आइडल पड़ा है। आइडल मतलब उसका कोई यूज नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये जो आइडल पड़ा हुआ सामान है, पैसा है ना, इसको हम क्या करेंगे, कोई भी बिजनेसमैन ना अपना पैसा जो है वो आइडल नहीं रखता है, चाहे वो कितना भी कैश हो या बैंक में हो, वो आइडल नहीं रखता है। ठीक है, आइडल मीन्स ऐसे ही छोड़ के, जैसे आम लोग क्या करते हैं, सेविंग्स में कुछ पैसा ऐसे ही छोड़ के रख देते हैं, है ना। सेविंग्स में तो इंटरेस्ट बहुत कम है, फिर भी हम लोग उसमें रखे रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन लोग नहीं करते। बिजनेसमैन क्या करेगा, उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा, कहीं दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीद लेगा, या फिर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर देगा। तो उससे क्या होता है, उसको वहां से इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो वो इंटरेस्ट जो हो गया इन्वेस्टमेंट, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये इसका इनडायरेक्ट हो गया, क्योंकि ये बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड तो है नहीं, ये एक्स्ट्रा इनकम है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मान लो कि मेरा ये बड़ा सा लंबा सा बिल्डिंग है, मैं आधे में बिजनेस कर रहा हूं, आधा खाली पड़ा हुआ है। तो मैंने क्या किया, वो जो आधा पार्ट बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ है उसको मैंने दे दिया, किसको, उसको मैंने दे दिया आपको, किसी और बिजनेसमैन को, कि भैया ये मेरा रूम खाली पड़ा है, यहाँ पर आप बिजनेस कर लो, ले लो आप। तो वहां से हमको रेंट मिलेगा, ये भी बिजनेस का ही एक पार्ट है, क्योंकि बिजनेस का बिल्डिंग है, उसका एक पार्ट है। तो बिजनेस से रिलेटेड ही इनकम हो गया ये, लेकिन इनडायरेक्ट हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रेंट, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, टेनेंट्स मतलब किराएदार, रेंट फ्रॉम टेनेंट्स, ये हो गया दूसरा। अब मान लो कि मेरे पास बिजनेस करता हूं मैं, लेकिन मेरे पास कुछ समय बच जाता है, तो उस दौरान मैं किसी और काम को कर रहा हूं, या एलआईसी पॉलिसी कर रहा हूं, या दूसरा कुछ काम कर रहा हूं, है ना, ब्रोकिंग कर रहा हूं मैं स्टॉक का, ठीक है, स्टॉक का ब्रोकर भी बन गया हूं मैं, बिजनेस तो चल ही रहा है, साथ में बैठ करके मैं ब्रोकिंग भी कर रहा हूं शेयर्स का। तो हमको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा या ब्रोकरेज मिलेगा। तो ये कमीशन हो गया या ब्रोकरेज, ब्रोकरेज ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि ये हमारा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इस तरह का इनडायरेक्ट इनकम भी आपके पास आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। और इसको सेल करके जो हमको पैसा मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। तो मेरे ख्याल से आपको इन दोनों का, एक्सपेंसेस और इनकम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरे ख्याल से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। इधर मैं थोड़ा सा मिटा दिया हूं, क्योंकि जगह नहीं बनेगा। अब लाइबिलिटीज, और यहाँ पर हम लोग एसेट्स का बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे। जो बेसिक टर्म्स जब मैं पढ़ा रहा था, तो आप लोगों को उस समय मैंने समझा दिया था कि क्या क्या लाइबिलिटीज होता है और क्या क्या एसेट्स होता है। लाइबिलिटीज जो है वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। अच्छा, मैं इसको पूरा ही मिटा देता हूं, उसके बाद इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। बैलेंस शीट को अब देखिए, हम लोग सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे हैं। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दो प्रकार का बनता है, दो मेथड है इसको बनाने का। एक होता है परमानेंसी, परमानेंसी के बेसिस में, और दूसरा होता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी के बारे में मैं कई बार आप लोगों को बता चुका हूं, एक्सप्लेन करते समय है कि लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपके पास कई प्रकार के एसेट्स होते हैं, उसमें कुछ एसेट्स होता है जो कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपको काफी लंबा समय लग जाता है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, ये सब जो है इसमें समय लग जाता है उसको कन्वर्ट करने में कैश में। और कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो तुरंत आपका कन्वर्ट हो जाता है कैश में। सबसे पहले कैश, कैश आपका सबसे ज्यादा लिक्विड एसेट है। पैसा अगर जेब में है तो वो बहुत जल्दी निकलता है और आता भी जल्दी है, ठीक है। दूसरा बैंक, बैंक भी लिक्विड है, क्योंकि अगर मेरे को जरूरत था, थोड़ा सा टाइम लगता है
एक 5, 10, 15 मिनट का, लेकिन हम तुरंत उसको कैश निकाल लेते हैं बैंक से। तीसरा होता है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स उन लोग होते हैं जिनको हम लोग पैसा दे के रखे हैं, मतलब उधारी में सामान दे के रखे हैं या एडवांस में कुछ पैसा दे के रखे हैं, जरूरत पड़ेगा तुरंत उनसे मान लेंगे, 1-2 दिन में हमको पैसा मिल जाएगा। तो इस तरह का कई प्रकार का एसेट्स होता है। ठीक है, तो अगर हम तरलता के नजरिए से अगर बैलेंस शीट को बनाए तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी मेथड। और अगर हम परमानेंसी के हिसाब से, परमानेंसी का मतलब होता है जो फिक्स एसेट्स, वो परमानेंट एसेट्स है, उसके बेसिस में बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा फिक्स्ड एसेट्स। चलिए अब यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहले परमानेंसी का। परमानेंसी का ये बैलेंस शीट का तो दो ही साइड होता है, एक होता है लाइबिलिटीज और दूसरा होता है आपका एसेट्स। ठीक, अब लाइबिलिटीज में सबसे पहले आ जाएगा आपका, यहां पर परमानेंसी का मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर आ जाएगा सबसे पहले कैपिटल, क्योंकि ये सबसे लंबा लाइबिलिटी है। जब तक आपका बिजनेस चलेगा तब तक आपका ये कैपिटल चलेगा, और कैपिटल बिजनेस का लाइबिलिटी होता है। इसके बाद आएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होता है जो 1 साल से ज्यादा का समय होता है। उधारी लाइबिलिटीज मतलब उधारी है, तो 1 साल से लंबा समय के लिए अगर कोई लाइबिलिटीज होता है, उधारी होता है, तो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आता है। जैसे मान लो आपने बैंक लाइबिलिटीज, बैंक लोन लिया, तो बैंक लोन आपका कितना समय तक चलेगा? बैंक लोन आपका चलेगा लगभग 15 साल, 10 साल, 20 साल, 5 साल, तो इसको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में बोला जाता है। इसके बाद आता है आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज ये बेसिक टर्म्स में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसको एक बार दोबारा पढ़ लेंगे, और नहीं मन करता है तो देख लीजिए कैसे क्या करना है। चलिए, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी जो है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मतलब वो लाइबिलिटीज जो 1 साल के अंदर आपको निपटाना होता है। जैसे कि क्रेडिटर्स, यानी आपने लोगों से उधारी लेखा है, उसको पे करना है, तो दैट शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ये 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट आपका शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होता है, क्योंकि आपने बैंक से एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ किया है। बैंक ओवरड्राफ्ट पहले को समझाया, मान लो आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया है और आपने किसी को चेक इश्यू कर दिया 15,000 रुपए का, तो उस केस में बैंक क्या करता है, 15,000 रुपए का पेमेंट कर देता है, और उसको आपको क्या करना होता है, क्लियर करना होता है विद इन 1 ईयर। तो ये सब आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में। इसके बाद आते हैं हम लोग एसेट्स में। एसेट्स के केस में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स आएगा। फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स, ये सब आ जाता है फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद आ जाएगा आपका करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर वो यूज हो जाता है। जैसे कि रॉ मटेरियल्स का बैलेंस रह जाना, रॉ मटेरियल्स है, उसके बाद कैश है, बैंक है, सन्ड्री डेटर्स है ना, बिल्स रिसीवेबल है, ये सब आपका करंट एसेट्स में आ जाता है। तो ये हो गया एक फॉर्मेट। अब लिक्विडिटी में आप ध्यान देंगे कि किस तरह इसका होता है। लिक्विडिटी में भी दो आपका साइड होता है, एक होता है आपका एसेट्स का और दूसरा होता है आपका लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटीज, आप इसमें जब आप इस एसेट्स और लाइबिलिटीज को लिखेंगे, ये जो आपने लिखा है जिस पैटर्न में, ठीक उसका उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। सेकंड आ जाएगा लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। थर्ड में आ जाएगा आपका कैपिटल। तो ये हो गया इसका फॉर्मेट। एसेट्स में ठीक उसका उल्टा होगा। सबसे पहले आ जाएगा करंट एसेट्स,
उसके बाद आ जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स। तो ये हो गया आपको दो मेथड। अब आप लोगों को जब ये बैलेंस शीट बनाओगे तो किसी एक मेथड में आपको बनाना है, या तो ये मेथड या तो फिर लिक्विडिटी का मेथड। इस पूरा फॉर्मेट को ध्यान से देखना है, आपके बुक में भी फॉर्मेट दिया है, परमानेंसी और लिक्विडिटी दोनों फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये आइदर इसमें परमानेंसी में या तो फिर लिक्विडिटी में आपको फॉर्मेट बनाना है।